गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 11th हिंदी मीडियम, सब्जेक्ट केमिस्ट्री फर्स्ट, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, परमाणु संरचना, और जिसके पार्ट नंबर 8 तक हमने कर लिया था। आज पार्ट नंबर 9 की बात कर रहे हैं। हमने विद्युत चुम्बकीय विकिरणों के द्वैत प्रकृति को देखा, उसको समझा, मैक्सवेल का तरंग सिद्धांत, प्लैंक का क्वांटम थ्योरी, उसके बाद में कृष्णिका विकिरण को भी किया, और उसके बाद में प्रकाश विद्युत प्रभाव से संबंधित बात कर ली थी। उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो टॉपिक है परमाणुवीय स्पेक्ट्रम। परमाणुवीय स्पेक्ट्रम, परमाणुवीय स्पेक्ट्रम। परमाणुवीय स्पेक्ट्रम की बात करने से पहले हम ये देखते हैं कि कोई भी प्रकाश की किरण होती है, अगर उस प्रकाश की किरण को किसी माध्यम में से गुजारा जाए, तो जैसे ही प्रकाश किरण को किसी माध्यम में से गुजारते हैं तो गुजारने पर वह एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम पर जाएगी प्रकाश किरण, तो वह अपने मूल पथ से परिवर्तित हो जाएगी। और उस मूल पथ से परिवर्तित होने का मतलब कि कुछ न कुछ वहाँ पर हमें प्राप्त होगा स्पेक्ट्रम के रूप में। तो स्पेक्ट्रम को स्पेक्ट्रोग्राफ के द्वारा प्राप्त किया जाता है। स्पेक्ट्रम की स्टडी जिस ब्रांच के अंदर की जाती है उसको बोला जाता है स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्या बोला जाता है? स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो जैसे प्रिज्म में से हम सफ़ेद प्रकाश की किरण को गुजारते हैं, तो गुजारने पर अलग अलग वेवलेंथ की किरणें होती हैं या विकिरणें होती हैं। तो वहाँ पर हमने देखा कि कम तरंग दैर्ध्य की जो किरण होती है वो लंबी तरंग दैर्ध्य की किरण की तुलना में अधिक झुक जाती है। तो इसका मतलब वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर परिवर्तित होती है। तो रसायन विज्ञान की ऐसी शाखा जिसके अंदर स्पेक्ट्रम का अध्ययन किया जाता है वो शाखा क्या कहलाती है? स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाती है। तो स्पेक्ट्रम फिर आगे दो प्रकार के होते हैं। एक होता है उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, एक तो होता है उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, और दूसरा होता है अवशोषण स्पेक्ट्रम। नाम से स्पष्ट हो रहा है, एक में उत्सर्जन होगा, एक में अवशोषण होगा। तो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, जैसे हमारे पास में कोई भी पदार्थ है यहाँ पर, और उस पदार्थ को एनर्जी दे रहे हैं, जितनी एनर्जी उसे चाहिए उतनी उसने ले ली, बाकी वो क्या करेगा? इस तरीके से बाहर कर देगा। यानी कि क्या कर रहा है? उत्सर्जन कर रहा है। और ये चीज़ जो होती है वो डिटेक्टर के द्वारा, डिटेक्टर द्वारा नोट की जाती है, और रिकॉर्डर उसका एक इस तरीके से स्पेक्ट्रम बनाता है। और वो स्पेक्ट्रम कौन सा होता है? उत्सर्जन स्पेक्ट्रम होता है। वो स्पेक्ट्रम कौन सा होता है? उत्सर्जन स्पेक्ट्रम होता है। तो हम किसी भी पदार्थ को अगर एनर्जी देते हैं तो वो जितनी एनर्जी चाहिए उतनी ले ली, बाकी जो होती है उसे उत्सर्जित करता है, और डिटेक्टर उसको नोट करता है, और रिकॉर्डर
उसका स्पेक्ट्रम देता है और इस प्रकार का स्पेक्ट्रम उत्सर्जन स्पेक्ट्रम होता है। और उत्सर्जन स्पेक्ट्रम आगे दो प्रकार का होता है। एक तो होता है सतत स्पेक्ट्रम, एक तो होता है सतत स्पेक्ट्रम कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, और दूसरा होता है रेखा स्पेक्ट्रम। क्या होता है? रेखा स्पेक्ट्रम। सतत का मतलब हमें सतत रूप से प्राप्त होगा, रेखा स्पेक्ट्रम का मतलब रेखा के रूप में प्राप्त होगा। जैसे हमारे पास कोई भी विद्युत चुम्बकीय प्रकाश किरणें, ये क्या है? स्लिट है, ठीक है। विद्युत चुम्बकीय प्रकाश किरणों को ऐसे गुजार रहे हम, ठीक है। गुजारने पर ये प्रकाश किरणें एक प्रिज्म पर, स्लिट में से होते हुए एक प्रिज्म पर भेजी जाए, प्रिज्म पर भेजी जाएं। ये सारी प्रकाश किरणें इस प्रिज्म पर जाती हैं और यहाँ पर आकर के ये इस तरीके से 7 अलग अलग भागों में बंट जाती हैं। विवग्योर, सतत स्पेक्ट्रम कर रहे हैं। ये क्या है? सतत स्पेक्ट्रम। विद्युत चुम्बकीय विकिरण को हमने स्लिट पर डाला, क्योंकि उत्सर्जन स्पेक्ट्रम दो प्रकार का होता है, सतत स्पेक्ट्रम और रेखा स्पेक्ट्रम। ये उत्सर्जन स्पेक्ट्रम था। अब हमने विद्युत चुम्बकीय विकिरण को स्लिट में से गुजारने के पश्चात प्रिज्म पर भेजा। हमने प्रिज्म है ये हमारी, प्रिज्म पर भेजा तो ये अलग अलग 7 कलरों में डिवाइड हो गया। इसका अर्थ होता है वोयलेट कलर, इसका अर्थ है इंडिगो, इसका अर्थ है ब्लू नीला कलर, इसका अर्थ है ग्रीन, और इसका अर्थ है येलो और ऑरेंज, और इसका अर्थ है रेड। इस तरीके से हमें 7 रंगों की एक पट्टी सी दिखाई देती है। और ये जो पट्टी होती है वो किसको शो करती है? सतत स्पेक्ट्रम को। वॉयलेट से रेड की तरफ जाते हैं तो तरंग दैर्ध्य का मान बढ़ता जाता है। रेड की तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए वो बहुत दूरी से हमें दिखाई दे सकता है। और वॉयलेट की जो तरंग दैर्ध्य होती है वो कम होती है, इसलिए हमें वो अधिक दूरी पर दिखाई नहीं देता। क्योंकि रेड की तरंग दैर्ध्य ज़्यादा है तो उसमें बहुत कम विचलन होगा, और वॉयलेट की तरंग दैर्ध्य कम है तो उसमें विचलन अधिक होगा। तो इस तरीके से हमें 7 रंगों की एक पट्टी दिखाई देती है, उसको बोला जाता है सतत स्पेक्ट्रम। कहाँ पर ब्लू खत्म होता है, कहाँ से इंडिगो शुरू हो जाता है, कहाँ इंडिगो खत्म होता है, कहाँ ब्लू शुरू होता है, ब्लू के बाद में कहाँ ग्रीन, कोई सेपरेट मतलब सेपरेट कोई पट्टी नहीं होती, एक दूसरे के साथ ऐसे कंटिन्यूसली मिले हुए होते हैं। इसलिए इस स्पेक्ट्रम को सतत स्पेक्ट्रम नाम दिया जाता है। इन 7 पट्टियों में कहीं भी बीच में स्पेस नहीं होता, इसीलिए इस स्पेक्ट्रम को सतत स्पेक्ट्रम बोला जाता है। तो इस प्रकार उत्सर्जन स्पेक्ट्रम का पहला टाइप सतत स्पेक्ट्रम हो गया। फिर हम बात करते हैं लाइन स्पेक्ट्रम की। उत्सर्जन स्पेक्ट्रम का दूसरा टाइप लाइन स्पेक्ट्रम या रेखा स्पेक्ट्रम, रेखा स्पेक्ट्रम और इंग्लिश में बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। स्पष्ट है, रेखा नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि इसमें रेखा के रूप में ये कोई स्लिट है जिस पर विद्युत चुम्बकीय विकिरण को हमने भेजा, इस तरीके से भेज दिया। ये विद्युत चुम्बकीय विकिरण अब यहाँ से प्रिज्म पर डाली जाती है, डाल दी, यहाँ से ऐसे 2 रेखाओं के रूप में विभाजित हो जाती हैं, 2 रेखाओं के रूप में विभाजित होती है। ये हमारे पास कोई प्लेट है, एक तो यहाँ पर हमें एक मोटी डार्क लाइन दिखाई देती है और एक यहाँ पर हमें मोटी डार्क लाइन दिखाई देती है, ठीक है। और इसका मान तो
58 90 आर्मस्ट्रॉन्ग 5890 आर्मस्ट्रॉन्ग और इसका 5896 आर्मस्ट्रॉन्ग। और ये दोनों क्या है, येलो लाइन है, येलो लाइन है। तो ये हमारे पास क्या थी, स्लिट थी, ठीक है। ये प्रिज्म है और यहाँ पर इन दोनों के बीच में स्पेस है, मोटी मोटी लाइनें दिखाई दे रही हैं, इसलिए इस स्पेक्ट्रम को बोला जाता है लाइन स्पेक्ट्रम या रेखा स्पेक्ट्रम। मोटी मोटी लाइनें दिखाई देती हैं इसलिए इस स्पेक्ट्रम को बोला जाएगा रेखा स्पेक्ट्रम। तो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, जब विद्युत चुम्बकीय विकिरणों को किसी पदार्थ पर डाला जाता है तो वो क्या करते हैं, विकिरणों का उत्सर्जन करते हैं। दो प्रकार के स्पेक्ट्रम, सतत स्पेक्ट्रम जिसमें सतत एक 7 रंगों की पट्टी दिखाई देती है हमें, और रेखा स्पेक्ट्रम जिसमें हमें रेखाएं दिखाई देती हैं, इसलिए इसको बोला जाता है रेखा स्पेक्ट्रम। तो ये दो टाइप का स्पेक्ट्रम था हमारे पास। फिर उसके बाद में दूसरा स्पेक्ट्रम आता है अवशोषण स्पेक्ट्रम। हमने उत्सर्जन स्पेक्ट्रम की बात कर ली, दूसरा आता है अवशोषण स्पेक्ट्रम। अवशोषण स्पेक्ट्रम, अवशोषण स्पेक्ट्रम की हम बात करें तो अवशोषण स्पेक्ट्रम जो होता है, जैसे मान लो कोई गैसीय फॉर्म में पदार्थ हो, वो क्या करते हैं, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम नहीं दे सकते, वो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम देते हैं, ठीक है। इसके अंदर भी हम एक स्लिट लेते हैं जिस पर विद्युत चुम्बकीय विकिरणों को गुजारा जाता है। ये विद्युत चुम्बकीय विकिरणों को गुजारा, ये विद्युत चुम्बकीय विकिरण यहाँ किसी सॉल्यूशन में से गुजरती हैं और वो सॉल्यूशन है NaCl का सॉल्यूशन, यानी कि द्रव अवस्था और गैस अवस्था में कोई पदार्थ होता है तो उसके लिए जो स्पेक्ट्रम काम में लिया जाता है वो अवशोषण स्पेक्ट्रम होता है में। फिर इसे एक प्रिज्म में से गुजारा जाता है, प्रिज्म में से गुजारने के पश्चात एक प्लेट सी दिखाई देती है जहाँ पर हमें ऐसे बहुत सारी ऐसे लाइनें दिखाई देती है, बहुत सारी लाइनें दिखाई देती हैं, येलो लाइंस, इसलिए इस स्पेक्ट्रम को बोला जाता है अवशोषण स्पेक्ट्रम। इन्होंने क्या किया, विद्युत चुम्बकीय विकिरणों को देखा और विद्युत चुम्बकीय विकिरणों को देखने के पश्चात जैसे यहाँ पर वोयलेट, इंडिगो, विव, ब्लू, ग्रीन और ये क्षेत्र था येलो का, तो येलो लाइन दिखाई दे रही है। तो बहुत सारी, यानी कहने का मतलब इन्होंने क्या किया, विद्युत चुम्बकीय विकिरणों को अवशोषित कर लिया, इसलिए इसे अवशोषण स्पेक्ट्रम कहा जाता है। ये तो जनरल सी बात स्पेक्ट्रम की बात हो गई। अब परमाणु संरचना के अंदर इस परमाणु स्पेक्ट्रम को क्यों दिया, एक वैज्ञानिक था रॉबर्ट बुन्सन, एक वैज्ञानिक था रॉबर्ट बुन्सन। उस रॉबर्ट बुन्सन नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले इन स्पेक्ट्रम से तत्वों का पता लगाने की प्रकृति को जाना, या सबसे पहले उसने रेखाओं से तत्वों की पहचानने की कोशिश की। जैसे कुछ तत्व हमारे पास रुबिडियम हो गया, सीजियम हो गया, इसके अलावा थेलियम और कुछ तत्व गैलियम हो गया जैसे, और स्कैंडियम, इस प्रकार के कुछ तत्व थे जिनकी खोज इन स्पेक्ट्रम लाइनों को पहचान कर हुई थी। इनकी खोज स्पेक्ट्रम की कुछ लाइनों को पहचान कर हुई थी, उससे पहले इन तत्वों की खोज नहीं हुई थी। तो सबसे पहले स्पेक्ट्रम से पहचानने का काम किसने किया था, रॉबर्ट बुन्सन ने किया था। तो इसलिए परमाणुओं की खोज हुई थी इन स्पेक्ट्रम से, इसलिए इसका नाम परमाणुीय स्पेक्ट्रम रखा गया। तो ये टॉपिक तुम्हारा कंप्लीट होता है यहाँ पर। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाइड्रोजन का रेखीय स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन का अरेखीय स्पेक्ट्रम।
हाइड्रोजन का रेखीय स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन के रेखीय स्पेक्ट्रम की हम बात करें तो हमने हाइड्रोजन गैस ली और उस हाइड्रोजन गैस में विद्युत विसर्जन करवाया और विद्युत विसर्जन करवाने से जो हाइड्रोजन के अणु थे वो वियोजित होकर के उच्च ऊर्जा स्तर में चले गए। तो इसके आधार पर सबसे पहले एक साइंटिस्ट जिसका नाम है बामर, एक साइंटिस्ट था जिसका नाम है बामर, ठीक है। बामर ने क्या किया था, 1885 में प्रयोग किया और प्रयोग का प्रेक्षण उसने निकाला कि उसने हाइड्रोजन के लिए एक बामर सीरीज को या रेखा के लिए तरंग संख्या के रूप में व्यक्त किया। तो तरंग संख्या के अकॉर्डिंग उसने एक फॉर्मूला भी दिया और उस फॉर्मूले को ऐसे लिखा जाता है 1,09,677 और 1/2 माइनस 1/n², ये रखा n² क्या रखा n² या n2 की तो बाद में जो फॉर्मूला आया था उसमें, तो n का मान उसने 3, 4, 5, 6 कितना भी हो सकता है ये रख दिया। तो बामर नामक साइंटिस्ट ने बामर श्रेणी दी थी और सबसे पहले और उसने एक फॉर्मूला दिया 1/2 माइनस 1/n² और n का मान 3 या 3 से अधिक होगा, इससे कम नहीं होगा, ये बामर ने बताया। उसके बाद में बहुत सारे साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपने नाम के आधार पर अलग अलग श्रेणी बना दी, जैसे लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैक्ट, फुंड, हम्पी, इस तरह की ये श्रेणियां बनाई। तो उनके साइंटिस्ट के नाम से इन श्रेणियों का नाम रखा गया। तो उन श्रेणियों में जो मुख्यतः जो श्रेणियां थी वो थी जैसे लाइमन श्रेणी, फिर 2 नंबर बामर श्रेणी और 3 नंबर पास्चन, 4 नंबर ब्रैक्ट और 5 नंबर श्रेणी फुंड और 6 नंबर जो श्रेणी थी उस श्रेणी का नाम था हम्पी। 6 नंबर श्रेणी थी उसका नाम था हम्पी। तो ये जितने भी साइंटिस्ट थे उन्होंने अपने नाम के आधार पर इन श्रेणियों को बनाया था। लाइमन साइंटिस्ट था, उसने लाइमन बामर ने ये फॉर्मूला दिया और इस फॉर्मूले के आधार पर इन सीरीज को बनाया, जिसके अंदर कोई भी जो जैसे ही विद्युत विसर्जन करवाए किसी भी अणु पर, तो जैसे हाइड्रोजन अणु की बात करें तो हाइड्रोजन अणु निम्नतम ऊर्जा स्तर से उच्चतम ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं। तो ये सारी श्रेणियां दी थी हाइड्रोजन का रेखीय स्पेक्ट्रम शो करने के लिए। तो हम इस क्लास को तो यहीं समाप्त करते हैं और नेक्स्ट क्लास में इन सारी श्रेणियों से संबंधित बात करेंगे और इनमें n1 की वैल्यू और n2 की वैल्यू होती है, उसके आधार पर हम तरंग संख्या का मान निकाल सकते हैं और तरंग संख्या का मान आता है तो हम लैम्बडा का मान निकाल सकते हैं और लैम्बडा का मान आने पर हम फ्रीक्वेंसी का मान निकाल सकते हैं और फ्रीक्वेंसी का मान आने पर हम एनर्जी का मान निकाल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से संबंधित होती है। तो नेक्स्ट क्लास में इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे, थोड़ा लंबा ही टॉपिक है ये। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, धन्यवाद।